दिल्ली महिला आयोग में आप किसी सेल की प्रभारी भी रही हैं। कश्मकश और दुविधा को जी। दूर कर देते हैं लड़कियों के साथ जो आजकल हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं। 2012 में जो निर्भया का जो हुआ था जी। इंसिडेंट, निर्भया के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली, कानून में भी बदलाव आया। उत्तर प्रदेश की मैंने एक स्टोरी देखी थी जिसमें एक सिविल महिला जज ने उत्तर प्रदेश के ही डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर एक यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जब एक जज होके वो सेफ नहीं है तो क्या हम सेफ हैं? महिलाएं वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है। कैंटीन में मुझे आज भी याद है, कॉलेज के कैंटीन में बुला के धमकाया कि हम आपको किडनैप भी कर सकते हैं, गैंग रेप भी कर सकते हैं। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम, सबसे पहले तो हमारे शो से जुड़ने के लिए और हमारे इनविटेशन पे आप आने के लिए हम तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपके साथ में शो करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड और काफ़ी नर्वस फील कर रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा। बिल्कुल मैम। मैम, मैं इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में सबसे पहले आपसे जो सवाल करूँगा, आपसे प्रोफेशन से रिलेटेड करूँगा। एक लॉयर और एक एडवोकेट, दोनों में कई बार लोग कहते हैं कि दोनों एक ही हैं, और मैंने देखा है कि कई बार कहते हैं कि दोनों चीज़ें अलग हैं। एक्चुअली एज अ मीडिया पर्सन मुझे भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो इस चीज़ को मैं आपसे बेटर कौन बता सकता है? तो आप चलिए, प्लीज़ मैम। आपकी क्या बोलते हैं ना, कश्मकश और दुविधा को जी। दूर कर देते हैं। लॉयर जो है वो लॉ स्टूडेंट, जब हम एडमिशन लेते हैं लॉ में, और जो हम लॉ करके जब बाहर निकलते हैं एज ए लॉ ग्रेजुएट, उनको हम लॉयर बोलते हैं, ठीक है। और एडवोकेट वो होते हैं जो कि लॉयर होने के बाद में एक एग्ज़ाम होता है, बीसीआई का एग्ज़ाम, आप वो एग्ज़ाम क्लियर करते हो और आपको एक लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस मतलब कि किसी का भी मैटर आप कोर्ट में ले जाके खड़े होके उसकी तरफ से आप जज साहब के सामने दलील दे सकते हो, पेश कर सकते हो, वो एडवोकेट है। लॉयर सिर्फ एडवाइस दे सकता है, लेकिन कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता किसी भी साइड से जब तक कि उसको वो लाइसेंस ना मिला हो। जिस दिन वो लाइसेंस मिल जाता है और कोर्ट में वो प्रैक्टिस करता है, उसको एडवोकेट बोलते हैं। ओके। आपने मैम इतना अच्छा क्लियर किया। मेरे साथ साथ मुझे लगता है कि हमारी जो ऑडियंस है उसको बहुत और अच्छे एक से टर्म क्लियर। और भी है, बैरिस्टर। ओके। बैरिस्टर वो हैं जो लंदन से लॉ की पढ़ाई करके आते हैं, उनको बैरिस्टर बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे एडवोकेट वर्ड नहीं है, वहाँ पे बैरिस्टर एट लॉ है। वो बैरिस्टर हैं वो। बैरिस्टर। ओके। और मैम, आपको मैंने आपके बारे में जो इतना भी पढ़ा हुआ है, आपको 25 साल का आपका कोर्ट रूम का अनुभव है। लगभग 1990 से आप जो है एडवोकेट हैं। तो मैम, आपका इस प्रोफेशन में कैसा एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, 1990 में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ कंप्लीट किया, और जैसे मैंने बोला कि रजिस्टर कराना पड़ता है बीसीआई या बीसीडी जो हमारा है, और दिल्ली का, तो बीसीडी में इनरोल कराया एज एन एडवोकेट। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस शुरू करी। उससे पहले की थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगी जी। कि मेरे फैमिली में कोई भी लॉयर या एडवोकेट नहीं है, और फीमेल में तो कतई नहीं है। तो जब ग्रेजुएशन करा तो ग्रेजुएशन के बाद हर घर में ये होता है कि भाई अब लड़की है क्या करेगी, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी, मेरे 2 छोटे भाई हैं और फादर मेरे एयरफोर्स में थे। तो सबसे इजी होता है भी टीचर बन जाए, है ना। टीचर बन जाए तो शादी भी ठीक ठाक अच्छी जगह पे हो जाएगी और घर भी संभल जाएगा, जो एक हर मिडिल क्लास फैमिली का नोशन बना हुआ है वो। तो वैसे ही फादर ने मुझे फॉर्म ला के दे दिया, बीएड कर लो ग्रेजुएशन के बाद। तो वो बीएड का फॉर्म तो हमने फाड़ दिया कि भाई हमें लॉ करनी है। और वो क्यों लॉ करनी है, वो एक तो जुनून था कि लॉ करना है, दूसरा ये था कि कुछ हमारे स्कूल में ऐसे इंसिडेंट्स हुई थी जिसमें कि मेरे को बहुत बुरा लगा था कि लड़कियों के साथ जो आजकल हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं, उस टाइम में हमारे प्रिंसिपल ने, स्कूल के प्रिंसिपल ने हमारी क्लास की लड़कियों को छेड़ा और छेड़खानी करी थी। तो वो कुछ इंसिडेंट्स थे जो जिसने कि मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि मैं लॉ ही करूँगी। फिर लॉ में एडमिशन लेके 1990 से लेके अब तक प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। हमारे एलजी साहब हैं, अभी उन्होंने अप्रॉक्स 240 कर्मचारी या
कामकाजी लोगों को भी जी, बर्खास्त जी, किया है। जी। और आप दिल्ली महिला आयोग में आई थिंक आप किसी सेल की प्रभारी भी रही हैं, तो आपका मैम एक्सपीरियंस कैसा रहा और ये बर्खास्त करना ये सब चीज़ें ऐसा क्यों? देखिए, बर्खास्त करने पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, क्योंकि वो उनका एलजी साहब का राइट है। उन्होंने क्या सोच के क्या नहीं किया, वो उस पे नहीं करूँगी। हाँ, अपना एक्सपीरियंस मैं ज़रूर बता सकती हूँ कि मैं 2011 से लेके 2017 तक मैं दिल्ली महिला आयोग से जुड़ी रही, और वहाँ पे एक रेप क्राइसिस सेल है जिसकी मैं इंचार्ज भी रही हूँ। ओके, 2013 से लेके 2015 15 तक मैं रही हूँ। मैं ओके, 15 तक रही हूँ, और उसके बाद मैं एडवोकेट रही हूँ रेप क्राइसिस सेल की। तो जब हम वहाँ पे थे तो देखा कि दिल्ली में 2012 में जो निर्भया का जो हुआ था जी, इंसिडेंट, निर्भया के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली, कानून में भी बदलाव आया और चीज़ों में भी बदलाव आया। तो जो रेप क्राइसिस सेल का जो असली मायने जो था वो वहाँ पे जाके शुरू हुआ, कि हम अगर हमें पता चलता था, कहीं से भी कॉल आती थी कि भी किसी बच्ची के साथ ऐसे इंसिडेंट हो गया है या किसी महिला के साथ हो गया है, तो हमारे पास पूरी टीम होती थी एक, कि गाड़ी, हमारी मोबाइल हेल्पलाइन होती थी, तो हम वो हेल्पलाइन लेके विक्टिम के पास जाते थे, काउंसलर्स होते थे, उनकी काउंसलिंग की जाती थी। काउंसलिंग होने के बाद में फिर कोर्ट में 164 का जो स्टेटमेंट होता है जी। उसको रिकॉर्ड कराना, और कोर्ट में हम उस पीड़ित महिला या बच्ची के साथ हम खड़े होते थे पूरा, जब तक कि वो केस कंक्लूड नहीं हो जाता है। तो बहुत सारे केसेस किए थे, बहुत सारे लोगों को हमने विक्टिम कंपनसेशन जो एक है स्कीम दिल्ली सरकार की, और जो दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी उसकी अथॉरिटी है जो देखती है, तो इन पीड़ित महिलाओं को या बच्चियों को हमने कंपनसेशन भी बहुत दिलाया। और जहाँ पे ये लगा कि हम इनको सोसाइटी में रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, वो भी कराने की कोशिश करी है। जिस तरह मैम आपने बताया कि रेप पीड़िताओं के लिए आप काम करते हैं, जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक आप उनके अपनी आवाज़ को आप बुलंद करके रखती हैं। मैंने एक उत्तर प्रदेश की मैम एक स्टोरी देखी थी जिसमें एक सिविल महिला जज ने एक उत्तर उत्तर प्रदेश के ही डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर एक यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। और इस महिला से ना काफ़ी महिलाओं को ये लगा कि जब एक जज होके वो सेफ नहीं है तो क्या हम सेफ हैं? ये ना शुभम, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि आपने जो इंसिडेंट भी कोट किया है, ये हमने भी पढ़ा और हमें भी बहुत दुख हुआ पढ़ के, कि आज भी महिलाएं, चाहे वो जज हो, चाहे किसी भी ऊपरी ओहदे पे चली जाएं, चाहे नीचे पे हो, किसी भी लेवल पे हो, तो एक वो जो वर्क प्लेस पे जो हैरेसमेंट है वो रहता ही है। तो जी, अगर मैं अपना भी आपके साथ शेयर करूं, जब हमने 1990 में प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, बहुत कम लड़कियां होती थी जो प्रैक्टिस में आती थी। तो उस टाइम में जो हमारे मेल कोलीग होते थे, वो भी ऐसे देखते थे कि भी अच्छा, ए कुड़ी बहस करेगी, कोई नहीं, देख लेंगे। मतलब एक पहला आपको वहीं से शुरू हो जाता है जी, डीमोटिवेट करना, जी, एक ही करेगी। और वो बोलते भी थे, ऐसी बात नहीं है कि वो आपस में ही बोल रहे हैं, ओपनली कोर्ट में भी बोलते थे वो, कि उस तरह से आप डीमोटिवेट हो जाओ। तो वो तब ये एक्ट था नहीं, ये ओके, एक्ट आया 2013 में। ओके, और 2013 में भी इसके पीछे भी बहुत लंबी लड़ाई, बहुत लंबी कहानी है, जिसकी वजह से ये एक्ट को लाना पड़ा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि महिला सुरक्षित नहीं है कामकाजी जगह पे भी, बिल्कुल सही है। और ये जो जज साहब का जो आपने इंसिडेंट दिया है, तो वो भी वो भी अपनी तरफ से जो भी उन्होंने इंसिडेंट दिया है बिल्कुल सही है। और इसके अलावा एक और, अगर आपको याद हो, मध्य प्रदेश में एक एडीजे लेवल की सेशन जज की महिला, जिसने हाई कोर्ट के जज के ऊपर एलिगेशन लगाया था, ओके, और हाई कोर्ट के जज ने उसको पार्टी में बोला था नाचो, ऐसे वर्ड्स उसके लिए यूज़ किए गए थे। उसके साथ तो उसकी तो बहुत लंबी लड़ाई थी कि उसने रिज़ाइन करा, उसको निकाला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से रीइंस्टेट किया। और हम ज़्यादा दूर ना जाएं, हमारे जो पिछले चीफ जस्टिस थे जी, गोगोई साहब, ओके, उन्होंने तो अपना केस खुद ही को मार्क करके खुद ही सुन रहे थे, जो उनके अगेंस्ट में यौन उत्पीड़न का मुकदमा आया था। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे सोसाइटी की कमियां हैं, और लॉ में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि जो चीज़ें पहले नहीं थी, कानून नहीं था,
कम से कम आज लड़ झगड़ के महिलाओं ने इतनी लड़ाई संघर्ष करके कम से कम कानून तो लेके आई हैं कि अगर कल को कोई पीड़ित होती है तो वो उस पर आवाज़ तो उठाए। अगर महिला जज ने एक लिखा है तो उनको भी पता था कि ये कानून है और ये कानून मुझे कहीं ना कहीं मुझे रिलीफ देगा जी। तो इसीलिए उन्होंने लिखने की हिम्मत भी की। आपका मानना है कि महिलाएं वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है? क्योंकि मैंने एक एनसीआरबी की रिपोर्ट देखी थी। एनसीआरबी की रिपोर्ट में लगभग 18 से 20,000 यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज होते हैं, जिसमें से 500 के लगभग जो है आपके यौन उत्पीड़न के जो मामले हैं वो वर्क प्लेस के हैं। तो ये चीज़ें कब तक और किस तरीके से बंद मतलब इसके लिए आप सरकार ने या कोई ऐसा कानून है ये किस तरीके से बंद होंगे या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम उसको शॉर्ट में बोले ना, पॉश एक्ट जिसको हम बोलते हैं, और मैं इस एक्ट के मुताबिक हर वर्किंग प्लेस पे जहाँ पे 10 से ज़्यादा के अगर लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे एक आईसीसी इंटरनल कमेटी होनी चाहिए जो एक्ट में ही लिखा है। और उस इंटरनल कमेटी में 5 मेंबर मैंडेटरी हैं, कंपलसरी हैं, और उसमें वो 4 मेंबर जो हैं वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के होंगे, और जो उसकी जो चेयरपर्सन होंगी वो हेड ऑफ जो सीनियर मोस्ट फीमेल होंगी, और जो 4 मेंबर होंगे उसमें 50% फीमेल होने चाहिए और 2 मेल होंगे, और एक उसमें जो है वो एनजीओ का मेंबर होगा, आउटसाइडर, जो कि इनको बैलेंस करेगा, क्योंकि आप उसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को बिठा रहे हो। कई बार ये होता है कि भी अगर एक सीनियर के अगेंस्ट में एलिगेशन है, ऑब्वियसली सीनियर के अगेंस्ट ही एलिगेशन होता है, वही मिसयूज़ करता है अपने पावर को, तो हो सकता है वो जो मेंबर्स हैं वो लोग उस सीनियर ऑफिशियल के आगे दब जाएं। तो इंटेंशन ही यही थी कि भी जो एक एनजीओ मेंबर को जो उसमें रखा जाएगा वो इंडिपेंडेंट मेंबर होगा, वो उस ऑफिस से नहीं होगा। तो मैं भी कई जगह पर एज एन मेंबर हूँ, काफ़ी सारे मिनिस्ट्री हैं, जैसे रेलवे है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, देन सरकार, दिल्ली सरकार की जो ग्रीवेंस सेल है, इसमें काफ़ी सारे उसमें हूँ मैं। और दूसरा है लोकल कमेटी। लोकल कमेटी में क्या है कि जहाँ पे जैसे छोटी छोटी दुकानें हैं, दुकानों में 10 एम्प्लॉय नहीं होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, या हमारे घरों में जो मेड काम करती है, अगर उसके साथ कोई, उसका तो ये वर्क प्लेस वही हुआ ना कि वहीं काम करती है हमारे घरों में, अगर उसके साथ कोई इस तरह का इंसिडेंट हो तो वो कहाँ जाए? तो उसके लिए एलसीसी जो हम बोलते हैं, लोकल कमेटी, वो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, और हर डिस्ट्रिक्ट उसका हेड जो है वो डीएम है, और उसमें एक डीएम है। तो मैं, जैसे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है हमारे दिल्ली का, वहाँ की लोकल कमेटी की मैं चेयरपर्सन हूँ। तो उसमें हमें काफ़ी सारी हर तरह के केसेस दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप मोस्ट में नहीं हो रहा है, या टॉप मोस्ट पोजीशन में भी है, मिडिल में भी है, नीचे भी है। तो महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, वो उनको अप्रोच नहीं कर सकती हैं, है। और ये बहुत एक्ट में ही लिखा गया है कि हर ऑफिस में, हर जगह पे जहाँ पे 10 से ऊपर एम्प्लॉय काम करते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि ये कमेटी है, कमेटी के मेंबर्स हैं, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल आईडी, और एक कंप्लेंट बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा, ताकि अगर किसी भी महिला को कोई प्रॉब्लम है, बिना किसी को बताए उस कंप्लेंट बॉक्स में वो अपनी कंप्लेंट डाल सकती है। हाँ, तो उसके बाद जब कंप्लेंट आती है तो जो कमेटी है उसको फिर देखती है, और ऐसे ही, और उसमें ये भी है कि आपको इसको जगह जगह पे प्रचार भी करना पड़ेगा कि इस तरह का एक्ट है। ये गवर्नमेंट को डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट की। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि हमारे रेसलर भाई बहन जो बैठे थे यहाँ पर, उनके साथ भी तो यही था कि भी बृजभूषण जी ने बहुत ज़्यादा, यूनियन मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा उनके साथ ये किया, तो वो भी सेक्शुअल यही था कि भाई उनके वर्क प्लेस पे सेक्शुअल हरासमेंट का था। तो उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूरे गवर्नमेंट को, और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनको बहुत मतलब स्ट्रिक्ट उसमें वो दिया था गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस कि आप इसको कमेटी को फॉर्म करोगे, और आप इसकी फॉर्मिंग को जो भी कमियां हैं उसको दूर करके ये एक प्रॉपर कमेटी चले। ये क्या आपको लगता है कि जो आपका जो प्रोफेशन है एडवोकेट लॉ का, इसमें महिलाओं की भागीदारी काफ़ी कम है? जी,
जो लड़कियां लॉ ग्रेजुएट तो बहुत मिल जाएंगी, लॉयर बहुत मिल जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिसिंग बहुत कम मिलेंगी। अब मैं अगर अपना एग्जांपल दूं, मेरे साथ कम से कम मेरे 3 इयर्स के उसमें कम से कम 8 या 10 लड़कियां थी जो पढ़ रही थी लॉ, और लेकिन प्रैक्टिस में कोई भी नहीं आई। अभी मैंने एक रिपोर्ट देखी थी, उसमें कुछ इलाहाबाद कोर्ट की लॉयर थी, उन्होंने बताया कि जो अप्रोक्स 18,000 जब वहाँ लॉयर्स हैं, प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, उस पर 1,000 से 1,500 सिर्फ महिलाएं प्रैक्टिस करने वाली हैं। तो सच में हमारी भागीदारी महिलाओं की काफ़ी कम है। तो कैसे भागीदारी बढ़ेगी? जैसे अभी देखा है, डॉक्टर्स का प्रोफेशन देख लीजिए आप, और अदर्स प्रोफेशन है, मीडिया प्रोफेशन आज के टाइम में देख लीजिए, वहाँ महिलाओं की भागीदारी बहुत है। लेकिन इसमें ऐसा क्या रीज़न है जो इसमें महिलाएं ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं? देखिए, पहले तो बात बिल्कुल सही है कि महिलाओं की, लड़कियों की पार्टिसिपेशन कम है इस प्रोफेशन में, क्योंकि लॉ ग्रेजुएट तो बहुत मिल जाएंगे, क्योंकि अभी बीच में बहुत सारे लड़कियों ने लॉ में ग्रेजुएशन करी लेकिन ज्वाइन नहीं किया। उसके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। रीज़न ये है कि लॉ को प्रैक्टिस करना या एडवोकेट बनना बहुत मुश्किल काम है, और आपका उसमें आपके पास कोई मंथली वो नहीं है कि आपको इतने महीने के इतने एंड ऑफ द मंथ आपको इतना पैसा मिलेगा। कोई श्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है आपके सैलरी का, पैसों का, और कोई टाइम बाउंडेशन भी नहीं है कि आप 9 बजे गए हो, आप 5 बजे वापस आ रहे हो। तो और बहुत टफ है कि आप काम कहाँ से लाओगे भाई। काम आना सबसे ज़्यादा टफ काम है इस प्रैक्टिस में। अगर आपके परिवार में से कोई इस प्रोफेशन में है तो ठीक है, आपको एक ऑफिस मिल जाएगा बना बनाया, आपको क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे, आपको काम भी मिल जाएगा, क्योंकि आपका वही सर्कल है, वही दायरा है। और लड़कियों को और प्रॉब्लम इसलिए भी होती है कि आप एक पुलिस स्टेशन में जाके आप किसी पुलिस ऑफिसर से लाइजनिंग नहीं कर सकते हो, जो कि एक मेल एडवोकेट उसकी जगह पे आराम से कर सकता है। ठीक है ना। और ऐसे ही है कि बैंक के अगर केसेस हैं तो बैंक में आप लाइजनिंग के लिए जाओगे तो वहाँ पे फिर वही होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, वो भी कुछ फेवर मांगते हैं तो ही केसेस आपको मार्क होंगे। तो ये बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है, और इस डिफ़िकल्टी को अगर कोई दूर कर सकता है तो वो या तो गवर्नमेंट कुछ इसमें स्टेप ले, या फिर जो हमारी बॉडीज़ हैं, जो हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, या बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, जो उसमें से ये हो सकता है कि आप 3 साल 5 साल तक के लिए कुछ आप इंसेंटिव या कुछ आप उस तरह से यंग लॉयर्स, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ फीमेल लॉयर्स को ही आप दो, यंग लॉयर्स को आप दो, और फीमेल्स इन पर्टिकुलर, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब आप लॉ करते हो, जो मैंने किया है, 25 साल में मेरा लॉ कंप्लीट हुआ, ठीक, क्योंकि ग्रेजुएशन करना पहले आप 21 साल में ग्रेजुएशन करोगे, फिर 3 साल का है, तो अब लगभग 24-25 साल में आप लॉ कंप्लीट करोगे। ठीक है, तो 25 साल 24 साल वो एज होती है कि आपको अपनी लाइफ में सेटल भी होना है, आपको जॉब भी करना है, आपको शादी का भी वही एज है करना है। तो वो लड़कियों के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है कि अगर आप प्रैक्टिस में रह गए तो शादी के लिए आपके रिश्ते नहीं आएंगे कि भाई ये तो लॉयर है, ये घर में ही अपना कोर्ट कचहरी शुरू कर देगी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये बहुत सबसे बड़ा रीज़न है। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, आई थिंक इन क्षेत्रों में ज़्यादा नहीं, दिल्ली में भी वही है। अच्छा, दिल्ली। ये दिल्ली में तो अब थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं, क्योंकि 498 का इतना ज़्यादा केसेस हुए हैं, तो अब सबको लगता है कि नहीं, हमारे घर में एक एक लॉयर तो होना चाहिए जो हमें बचाए। तो वो एक रीज़न है कि हो रहा है, लेकिन उतना भी नहीं है। और यूपी और बिहार और आप उधर वाले उधर चले जाओ तो वहाँ की तो लड़कियाँ यहाँ आती है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे कर ही नहीं सकती हैं। ये है। दूसरी बात, अगर आप शादी कर लिया आपने, और शादी के बाद आप ये सोचो कि मुझे प्रैक्टिस करना है, तो घर वालों को एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई हम अगर बहू काम पे जा रही है तो शाम को कुछ ना कुछ तो लेके ही आएगी, और अगर आप कुछ नहीं लेके आ रहे तो क्यों जा रहे हो। बिल्कुल उनका एक प्रैक्टिकल सवाल होता है। और अगर आपका बच्चा भी हो गया, अगर आपकी जो मदर इन लॉ है, सास है, या घर में और जो मेंबर हैं, अगर वो आपके बच्चे को संभाल रहे हैं
तो वो इसी उम्मीद से संभालते हैं ना कि कुछ आप पैसे वैसे कुछ लेके आओगे, तो इसीलिए। और जिस दिन अगर उनको ये पता लगे कि नहीं अभी इतना स्ट्रगल है, अभी इतना सारा इतनी जल्दी पैसे नहीं आते हैं, तो वो तो आपको पहले ही कह देंगे कि भाई आप घर ही बैठो, आपको जाने की ज़रूरत ही क्या है कोर्ट में, भाई मेरा लड़का कमा तो रहा है, भूखे थोड़ी मर रहे हो। ये लाइन्स सोच होती है। है, ये सोच होती है, ठीक है। और अगर तो ये भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है, सपोज अगर आप जॉइंट फैमिली में नहीं हो, आपके पास ये सपोर्ट सिस्टम नहीं है, और आपका हस्बैंड अगर इस प्रोफेशन में नहीं है, तो फिर वो बच्चा या आपको कौन संभालेगा? फिर हस्बैंड भी एक दिन बोलेगा यार मैं कितना तुमको दूं, तुम्हारे आने जाने का एक्सपेंसेस भी तुम नहीं निकाल पा रहे हो। तो वो है, प्रैक्टिस बहुत मुश्किल है। और अगर आप किसी जॉब में जाते हो, जैसे जुडिशरी वगैरह या पीपी वगैरह का, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या बैंक में भी लॉ ऑफिसर्स होते हैं कई जगह है, तो वहाँ पे भी यही होता है कि भी आपकी मैरिज एज भी वही है, आपको सेटल भी उसी टाइम होना है। अगर आप 30 क्रॉस कर गए तो आपको तो फिर लड़का ही नहीं मिलेगा। तो ये इसीलिए हमने कुछ लॉयर्स ने मिलके हमने एक वो किया था, डिमांड की थी सरकार से कि हमारे को एटलीस्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आप कुछ रिलैक्सेशन दे दो एज का, कि जैसे 32 है जुडिशरी दिल्ली में, कि 32 इयर्स जनरल के लिए है और 35 शायद जो रिजर्वेशन है बाकी उसके लिए। तो हमने यही डिमांड की थी कि एटलीस्ट आप हमें उसमें एज रिलैक्सेशन दे दो, कि हम 35 फीमेल्स के लिए, कि भी आप और तो रिजर्वेशन नहीं दे रहे हो, कि भाई चलो कुछ % फीमेल के लिए रिजर्व्ड है, तो हमारा एज रिलैक्सेशन ही दे दो कि 32 को नहीं करके आप 35 कर दो। लेकिन सुनवाई तो आज तक हुई नहीं, ना हमें कोई उसका रिस्पांस मिला है। बस शीला दीक्षित जी जब चीफ मिनिस्टर थी, एक वो चिट्ठी आ जाती थी कि भाई हाँ आपका हमें रिप्रेजेंटेशन मिला, उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं। और ना होने का कारण भी यही है कि हम महिलाएं बहुत कम मात्रा में हैं, और लोगों को ये लगता है कि इनकी डिमांड्स कोई जायज़ डिमांड नहीं है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में होती, जैसे पॉपुलेशन है उस हिसाब से, अगर हम प्रोफेशन में भी 50% होते, तो शायद हमारी बात सुनी भी जाती। मुझे लगता है कि आज का हमारा जो पॉडकास्ट है उससे लॉ के स्टूडेंट्स को और जो काफ़ी महिलाएं हैं उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा इस प्रोफेशन में आने के लिए, और काफ़ी इंस्पायर्ड हुई होंगी आपसे। मैंने मैम आपके बारे में रिसर्च किया, एक ऊबर का केस काफ़ी जो है चर्चाओं में रहा था, काफ़ी मीडिया में रहा था, वो केस आपने बड़ा सक्सेसफुली हैंडल किया। ऊबर वाला केस जो था वो 5 दिसंबर 2000, ये शायद 14 का मैटर है, हाँ अगर मैं डेट नहीं गलत बोल रही हूँ तो मेरे ख्याल से वो 2014 का है। और पता नहीं हमारे यहाँ पे जितने भी रेप जो केसेस हुए, जैसे निर्भया वाला भी दिसंबर में, ये भी दिसंबर में, तो काफ़ी चर्चाओं में रहा। ऊबर वाला केस वो इसलिए भी चर्चा में हो गया क्योंकि ऊबर एक नई कंपनी इंडिया में लॉन्च हुई थी जी। उन्हीं दिनों में लॉन्च हुई थी, कि आप एक ऐप है जिसके आप अपनी गाड़ी वगैरह बुक कर सकते हो। और वो जो एक्यूज था वो पहले से भी नोटोरियस कैरेक्टर का था, उसके अगेंस्ट में और भी एक दो महिलाओं ने यहाँ पे दिल्ली में ही कंप्लेंट करी थी। और हाथरस का ही है वो, आई डोंट नो, जो यूपी में जिस भी गांव का था वो, वहाँ पे 10-12 कंप्लेंट उसके अगेंस्ट में थी, और इसी को लेके कि वो सेक्सुअली अब्यूज़ करता था लेडीज़ को, बच्चों को, लड़कियों को। तो जब ये केस हमारे पास आया तो पहले दिन जब मुझे पता लगा, तो उस टाइम में जो हमारी चेयरपर्सन थी उनको मैंने रिक्वेस्ट करा कि भी हमें हेल्प करनी चाहिए, और वो हमारा काम भी था, ड्यूटी भी थी। तो हमारी चेयरपर्सन और हम थाने में गए थे, सराय रोहिला थाने का था ये केस। वहाँ पे हम विक्टिम से मिले और उनको जो भी काउंसलिंग वगैरह की ज़रूरत थी हमने काउंसलिंग करी, मैंने किया। मैं अपने ऑफिस में लेके आई बच्ची को, और काउंसलिंग करने के बाद में जो भी कमियां रह गई थी इन्वेस्टिगेशन में, हमने पुलिस को हेल्प करा, और पुलिस ने भी इस मामले में बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करी, और बहुत जल्दी उन्होंने चार्जशीट फाइल करी। और चार्जशीट फाइल होने के बाद में कोर्ट ने भी डे टू डे हियरिंग करके और 1 साल से कम में इसमें उसको कन्विक्ट भी किया और ऑर्डर भी किया। तो ये केस इसलिए भी सक्सेसफुल हुआ क्योंकि
जो हमारे पिलर्स है, जैसे पुलिस हो गई, मेडिकल स्टाफ हो गया, डॉक्टर्स हो गए, और हमारे जैसे लोग जो लॉयर हैं वो, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड जज, सब ने मिलके इसको एक के करा तो ये जल्दी ख़त्म भी हो गया, निपट भी गया, न्याय भी हो गया। लेकिन बाकी रेप केसेस में ऐसा नहीं होता है। एक Okay. ये केस था कि जब चारों ने मिलके काम किया तो जल्दी भी हो गया और रिजल्ट भी अच्छा आया। कि लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, वो जो विक्टिम थी, जो लड़की थी, बहुत स्मार्ट, और मत स्मार्ट मतलब बहुत अच्छी लड़की, और डरी बिल्कुल भी नहीं वो। उसके साथ जैसे भी क्रॉस एग्जामिनेशन या जो भी सवाल हुए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट लड़की थी, और बहुत अच्छा उसने कोर्ट में आके बयान दिया, जिसकी वजह से ये केस हम मतलब एक सक्सेसफुल केस की सक्सेसफुली तरह है। तरीके से। जी। मैम, आपका जिस तरीके का प्रोफेशन है, आपने कभी ऐसा हुआ है कि निर्दोषों का केस लिया हो और फिर आपके ऊपर डराने, धमकाने या कोई हाई प्रोफाइल एक दबाव बनाने का कुछ रहा हो कि आपको ये केस नहीं लेना या आपको इस तरीके से लड़ना है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं? होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ओह! और अभी उन्नाव वाला मैटर था, जी। सिंगर वाला। हालांकि उस केस को मैंने डायरेक्टली डील नहीं किया, लेकिन मेरे जो एक फ्रेंड हैं, जो ब्रदर है, उसमें तो ओपन कोर्ट में उसने उसको बोला था कि मरवा दूंगा। तो होता है ऐसे। ओके। मेरे साथ कोर्ट वगैरह में नहीं हुआ। हाँ, ये हुआ कि जब मैं लॉ स्टूडेंट थी तो जी। मैंने इलेक्शन लड़ा था, और इलेक्शन में मुझे उस टाइम में एनएसयूआई कांग्रेस की जो यूथ विंग होती थी, जी। वहाँ के लोगों ने, क्योंकि जो हमारा कॉलेज था वहाँ पे हर साल कई सालों से अनअपोज्ड एनएसयूआई आती थी। ओके। तो उन्होंने पहले तो मुझे बोला कि आप छोड़ दो, क्या करना नेक्स्ट ईयर, जो एक बोलते हैं ना बड़े प्यार से। हुँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं छोड़ूंगी तो नहीं, मैं तो खड़ी हो रही हूँ, मैं सेक्रेटरी के लिए खड़ी हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कैंटीन में, मुझे आज भी याद है, कॉलेज के कैंटीन में बुला के धमकाया कि हम आपको किडनैप भी कर सकते हैं, ओह! गैंग रेप भी कर सकते हैं। तो मैंने उस टाइम तो उनको कुछ जवाब नहीं दिया, मैं आ गई थी वापस। बट मुझे उस टाइम में ऐसा, मतलब मैं सीरियस भी नहीं हुई कि वो, लेकिन वो एक थ्रेट था, क्योंकि एनएसयूआई उस टाइम में पीक पे थी, हुँ। और काफ़ी, वो कहते हैं ना, गुंडा एलिमेंट्स थे उनमें। तो वो एक थ्रेट था, लेकिन फिर भी हम जीत गए, वो इलेक्शन लड़ा, जीत भी गए। ऐसे भी केस हुए हैं कि आपने डर की वजह से कोई केस छोड़ दिया हो या फिर आपने देखो इतना हाई प्रोफाइल केस या आपने नहीं लड़ा हो कि नहीं, इसमें कुछ नहीं होने वाला है? ऐसा तो हुआ नहीं है। ऐसा केस आपकी ऐसे लाइफ नहीं, में आप कोई भी भेज नहीं दो शुभम कोई हाई प्रोफाइल केस। है? मैम, हम ऐसा नहीं हुआ। हमने तो मैं तो कठुआ भी गई थी, और मैं हाथरस भी गई थी, और कठुआ जान। हाथरस वाला और कठुआ वाला केस काफ़ी चर्चाओं में रहा। जी। कठुआ तो एक 8 साल की बच्ची का केस था, जिसका कि रेप एंड मर्डर हुआ। और वो जम्मू जम्मू है, वो कठुआ जो एरिया है जम्मू में है। और वो पहला केस था जो मैंने देखा कि उसमें रिलीजन इन्वॉल्व हुआ। ओह! क्राइम नहीं, रिलीजन, क्योंकि लड़की मुस्लिम थी, और जो एक्यूज थे वो सारे हिंदूज थे, जिनके ऊपर एलिगेशन था। तो सेम हाथरस वाला भी केस था सेम शायद? हाथरस हाथरस वाले में रिलीजन नहीं था, ओके। इसमें इंटरकास्ट था। लड़की जो थी वो दलित थी, और लड़का जो है वो राजपूत। लेकिन दोनों में सेम चीज़ें क्या थी कि एक्यूज जो है वो डिमांड कर रहे कि भी हमको सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। मतलब ओह! ये मेरी लाइफ का पहला एग्जाम्पल था कठुआ वाले में, जहाँ पे हमने देखा कि एक्यूज लोग डिमांड कर रहे कि सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। वही हाथरस में भी वही हुआ। तो ये 2 केस थे जो बड़ा मन को बहुत ही विचलित किया था। ओके। मैम, कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास में कोई भी केस आया हो और आपको पता रहे जो क्लाइंट है हमारा वही दोषी है? हाँ, ऐसा होता है? हाँ, बिल्कुल होता ओ, है। फिर आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, हम तो कहते हैं ना, एडवोकेट है तो हमारे पास ये हमारा प्रोफेशन है, काम तो हम करेंगे ही, क्योंकि हम पहले ही बोल देते हैं ना उनको। अब आप ये देखो कि निर्भया में या कठुआ में या हाथरस में जो एक्यूज थे, उनका भी तो किसी न किसी ने लड़ा ही ना केस। बिल्कुल, बिल्कुल, लॉयर बिल्कुल। ही हैं वो, एडवोकेट ही थे। जी। तो वो सही है गलत है वो तो कोर्ट डिसाइड करती है, हम तो रिप्रेजेंट करते हैं उनको।
हम इतना दमदार तरीके से और अपने प्रोफेशन को प्रेजेंट करना और अपनी आवाज़ को ऊंची रखना जो है काफ़ी हिम्मत वाला काम है। और मुझे लगता है कि काफ़ी सारी महिलाएं आपके इस पॉडकास्ट के बाद में, आपकी बातें सुनने के बाद में आगे आएंगी। मैम, आपका एक काली फाइल और एक कोट आपने पहना ब्लैक, और उसके बाद में घर का किचन, बर्तन, ये सब चीज़ें, आप दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं? करना पड़ता है शुभम, ऐसी कोई वो नहीं है। लोगों ने वैसे बहुत सारा बर्डन महिलाओं पे डाल रखा है और हमने भी लिया है, क्योंकि हम भी इसी सोसाइटी के पार्ट है। तो हमें लगता है ये भी हमारा काम है, ये भी हमारा काम है, वो भी हमारा काम है। लेकिन मैं जो आने वाले जो लड़कियां हैं या बच्चियां हैं, उनको मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि अपने आप को ओवर बर्डन करके कोई काम ना करें, चाहे वो ससुराल में हो, चाहे वो मायका हो या प्रोफेशन हो। प्रोफेशन आप जो काम कर रहे हो आप इन्जॉय करके करो। अगर आपने केस लिया है तो उसको एक लॉजिकल एंड पे इन्जॉय करके शिद्दत से, और घर का काम है तो परफेक्शन कहीं भी नहीं हो सकता है। आप सोचो कि आपने अपनी मदर इन लॉ को खुश कर दोगे, हस्बैंड को खुश कर दोगे, वो कभी नहीं हो सकता है। तो इसीलिए उन चीज़ों को इतना बर्डन नहीं लेके अपनी लाइफ अपने अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है आप करें। हाँ, आप किसी की बेइज्जती ना करें, किसी को आप डिसरिस्पेक्ट ना करें, लेकिन आप अपने लिए भी जिएँ। ये नहीं कि आप दूसरों के लिए ही जिएँ, वो भी नहीं। इस प्रोफेशन में आने वाली जो महिलाएं, जो लड़कियां आना चाहती हैं इस प्रोफेशन में, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आए, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, वेलकम। मैं तो चाहती हूँ कि और लड़कियाँ अगर इस प्रोफेशन में आएंगी तो जो भी सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कम होएगी। क्योंकि अगर लड़कियाँ पढ़ लिख जाएंगी और इस प्रोफेशन में आएंगी तो वो भी दूसरी लड़कियों का, जिसका भी जो भी पीड़ित होगा, जो भी पीड़ित होगी, उसका केस बहुत अच्छे से करेंगी, सिंसियरिटी से करेंगी। और प्रोफेशन में हार्ड वर्क, सिंसियरिटी यही है। और चैलेंजेस हैं, इस प्रोफेशन के अपने चैलेंजेस हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आपने तय कर लिया है चैलेंजेस को लेना, तो फिर तो हार्ड वर्क तो पे करता ही है, इसका कोई वो नहीं है। और हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पीछे मेरे ना फादर इस प्रोफेशन में थे, ना मेरी मदर की तरफ से थे। और मेरा तो और भी वो था कि मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो हम कहीं एक जगह में भी नहीं थे कि भी चलो आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, वही आपको काम भेजेंगे, वो भी नहीं था। और जब मैंने प्रोफेशन ज्वाइन किया तो मुझे बहुत सीनियर्स लोगों ने मना किया कि लड़कियों को इस प्रोफेशन में आना ही नहीं चाहिए, क्यों आई हो, तुम कुछ और कर लो, टीचर बन जाओ या बैंक में कहीं देख लो। बहुत सारे मुझे भी एडवाइसेस मिले थे, लेकिन उस टाइम में ये था कि भी नहीं करना है। तो आज यहाँ हैं, आपके सामने बैठे हैं। थैंक यू सो मच मैम, इतना कुछ आपसे सीखने को मिला। जब मेरी आपसे चर्चा स्टार्ट हुई तो मैं काफ़ी एक्साइटेड और काफ़ी नर्वस था, लेकिन जैसे हमारी बात जैसे डीप होती चली गई और मैं भी उसमें काफ़ी हो गया, मुझे काफ़ी नॉलेज मिली। और जो नॉलेज मुझे नहीं थी, जिन चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता था, मुझे पता हुआ। मुझे लगता है कि काफ़ी ऑडियंस को मिला और उनमें भी एक आत्मविश्वास भरा होगा। और काफ़ी, ये विशेषकर उन महिलाओं को जो इस प्रोफेशन में आना चाहती हैं, जो इनको इस प्रोफेशन में आने से इनको डर लगता है, और आपको देख के एक उम्मीद जगी होगी। थैंक यू। और मैं भी चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ और महिलाएं इस प्रोफेशन में आएँ। थैंक यू मैम। ठीक है दोस्तों, हमारे इस पॉडकास्ट में आपको काफ़ी कुछ मिला होगा, और हम ऐसे ही पॉडकास्ट के साथ में दोबारा हाजिर होंगे, नए गेस्ट के साथ में, एक नए मैसेज के साथ में। थैंक यू।